हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक चैप्टर जो कि क्लास 12th के अंदर नहीं था, लेकिन सीयूईटी में लगभग इससे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बड़ी ही दिक्कत देता है चैप्टर, लेकिन आज की इस वन शॉट को देखने के बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ में तुम्हें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान से अच्छे से क्लास नोटबुक निकाल के बैठो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा एनपीओ आज बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा। और जो क्लास 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे या 5 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो भी क्लास आराम से बना लोगे। 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो भरोसे से क्लास वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। चैप्टर बहुत आसान नहीं है, थोड़ा बहुत क्लास है चैप्टर में दिमाग लगाने लायक चीजें, लेकिन जो जो सीयूईटी में क्लास पूछे जाएगा ना, वो सब चीज मैं यहाँ पे कवर करूंगा विद ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनपीओ होता क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसलिए बनाई गई क्लास, प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं बनाई गई। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसको स्टार्ट किया गया था सोशल वेलफेयर के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए क्लास या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एंड फॉर इट्स मेंबर। तो ये जितने भी सेवाएं हैं क्लास, ये किनको दी जाएंगी? आम जनता को दी जाएंगी, और साथ में जो उनके मेंबर्स है, एनपीओ में जो लोग जुड़ते चले जाते हैं ना संस्था के अंदर, उनको बोलते हैं मेंबर्स। तो उनके लिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ इज टू सर्व द नेशन, नॉट प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको प्रॉफिट नहीं होता। ये नेशन को सर्व करने के लिए होते हैं, लेकिन इनको प्रॉफिट होता है। बस ये उस प्रॉफिट को प्रॉफिट का नाम नहीं देके सरप्लस का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? सरप्लस। नेक्स्ट, फंड्स रिसीव बाय एनपीओ। अब बच्चे बोलेंगे सर देखो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो समाज कल्याण के लिए बनी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इलाज कराने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चरल को प्रमोट करने के लिए बना हुआ है, तो सर इनके पास पैसा कहाँ से आता है खर्चा करने के लिए? सैलरी कहाँ से निकालेंगे? रेंट कहाँ से देंगे? सारे खर्चे करने पैसा कहाँ से आएगा? दीज आर द मेन सोर्सेज। सबसे पहला डोनेशंस, लोग चंदा देने लग जाते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि यार ये संस्था कितना अच्छा काम कर रही है, लोगों को हेल्प कर रही है, तो भैया मैं कुछ ना कुछ डोनेशन इनको देता हूँ, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। या फिर क्लास मेंबरशिप फी, अगर मैं चाहता हूँ इनके साथ जुड़ जाऊं, है ना, मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी, क्या मैं भी इनके साथ जुड़ के काम करूंगा, तो ये मुझसे कुछ पैसे मांगेंगे। दिस मनी इज कॉल्ड मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट है क्लास सब्सक्रिप्शन, चंदा। जितने भी मेंबर इनके साथ जुड़ते हैं ना, उनसे एक पीरियडिकली बेसिस पे, हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर साल में एक एक अमाउंट इनसे लेते हैं ये लोग, मेंबरशिप फी, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और ग्रांट, लोग क्लास को कई बार गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है, कई बार कोई चैरिटी ग्रांट दे दिया लोगों ने, तो लोग हेल्प करते हैं, और इसी से क्लास ये एनपीओ जो है चलता है, इसी से ये एनपीओ रन होता है। एनपीओ इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर। जिन लोगों ने एनपीओ को बनाया है ना, एनपीओ उससे अलग है, बिल्कुल लीगल एंटिटी है। एनपीओ इज मैनेज बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड ट्रस्टीज। एनपीओ का सारा पैसा, हिसाब किताब मैनेज करने के लिए जो लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी। एनपीओ ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। सबसे पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो हूबहू कैश अकाउंट जैसा बनता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हूबहू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बनता है। और बैलेंस शीट तो आप जानते ही हो। बैलेंस शीट इस पूरे चैप्टर में 2 बनता है क्लास। साल के शुरू की जो बैलेंस शीट है उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, साल के एंड की जो बैलेंस शीट है उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो एनपीओ ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ एंडोमेंट फंड क्या होता है? बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर, उसको समझाने के लिए एंडोमेंट फंड क्या होता है सबसे पहले क्लास में आपको बताता हूं। एंडोमेंट फंड से पहले क्लास में आपको बताता हूं, डोनेशंस बेसिकली जब लोग हमको डोनेशंस देते हैं, है ना, जब लोग हमें डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन 2 तरीके के होते हैं जो लोग हमको देते हैं। यानी कि हम एनपीओ हैं, आज मैं खुद को एक एनपीओ मान के चल रहा हूं। सबसे पहला जो डोनेशन है वो है जनरल डोनेशन, और जो दूसरा डोनेशन है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। देखो, जो डोनेशन लोग हमें देते हैं, जिसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। देखो, जब भी हमें डोनेशन मिलेगा,
जब भी हमें डोनेशन मिलेगा ना क्लास, वो हमारे लिए रिसीट्स है। पैसा आ गया ना तो हमारे लिए रिसीट्स है जी, पैसा आ गया। अब किसी ने हमें पैसे दिए और कोई कंडीशन नहीं रखी कि इस पैसे को मैं कहाँ खर्च करूं, कोई शर्त नहीं रखी, दिस डोनेशन इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। लेकिन जब हमें कोई डोनेशन देता है और वो कोई शर्त रख देता है कि भैया इस काम के लिए ही यूज करना, लाइक मैच फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, बुक्स फंड, ऐसा प्राइज फंड, तो इसको बोलते हैं क्लास स्पेसिफिक डोनेशन। तो जो जनरल डोनेशन है ना क्लास, वो हमारे लिए क्लास इनकम है। तो वो क्लास इनकम है तो वो कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ध्यान रखना, बिकॉज ये हमारे लिए कमाई है, हमारी मर्जी, हम इसे जहां चाहे वहां खर्च करें। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन, आप मंदिर में गए, दान पेटी में आपने 10 रुपए चढ़ा दिया, भगवान मुझे पास कर देना, ठीक है मैं आपको और प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो आपने जो पैसे दिए उसके कोई कंडीशन नहीं लगाई आपने, वो किसी भी काम से पुजारी इसको यूज करेगा। लेकिन आपने पैसे दिए पुजारी को, लो 4,000 रुपए इसका भंडारा करवाना, तो वो भंडारा ही करवाएगा। 40,000 50,000 दे दिए कि प्रसाद बंटवा देना, तो प्रसाद ही बंटवाएगा। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है क्लास, आपके लिए लाइबिलिटी होता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये टेंशन आ गई कि हाँ यार मुझे इस काम को करना पड़ेगा, जब मैं ये काम कर दूंगा, जब मैं प्रसाद बंटवा दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। या किसी ने मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे दिए, जब मैं बिल्डिंग बना दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो जनरल डोनेशन बेसिकली क्या होता है क्लास, इनकम, वो क्लास कोई कंडीशन कोई शर्त नहीं है। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है क्लास, आपके लिए लाइबिलिटी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे एंडोमेंट फंड क्या होता है, इट इज द फंड अराइज फ्रॉम द गिफ्ट एंड इनकम बट दैट फंड इज ओनली यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी ने हमें क्लास डोनेशन दिया, गिफ्ट दिया, लेकिन क्लास स्पेसिफिक पर्पस से दिया, बट द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स अनचेंज। क्लास देखो, उससे जो इनकम आएगी ना उसको आप यूज कर सकते हैं। इट इज अ डोनेशन विच अ कंडीशन बाय द डोनर टू यूज ओनली द इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस सो दैट द ओरिजिनल डोनेट अमाउंट रिमेन्स इंटैक्ट। किसी ने हमें ये बिल्डिंग डोनेट कर दी, उसने बोला जी हम आपको बिल्डिंग दे रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग तुम्हारी नहीं है, इस बिल्डिंग से आने वाला रेंट तुम्हारा है। लाइक क्लास हमें डोनेशन बिल्डिंग मिला है, तो लेकिन इस बिल्डिंग को हम यूज नहीं कर सकते, इस बिल्डिंग से आने वाला रेंट यूज करेंगे। किसी ने हमें कोई एफडी दे दी 10 लाख रुपए की, हम उस एफडी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन उस एफडी से आने वाली इनकम को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड, जहां पे फंड से आने वाली इनकम को ही हमें इस्तेमाल करना है। उसकी कोई कंडीशन है तो वो स्पेसिफिक हो गया, लायबिलिटी में जाएगा, कंडीशन नहीं है तो वो जनरल हो गया, फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए हमें जो पैसे देता है क्लास, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ध्यान रखना क्लास, लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ जाता है क्लास, बैलेंस शीट में। किस साइड क्लास, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, और कहाँ पे ऐड करते हैं इसको, कैपिटल फंड में। तो यानी कैपिटल फंड मतलब ओपनिंग कैपिटल होता है, जैसे कैपिटल फंड को ही ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। इसमें हम लाइफ मेंबरशिप फी को क्या करते हैं क्लास, ऐड कर देते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल में ऐड होता है, ये कैपिटलाइज होता है और ये वन टाइम पेमेंट है, इसीलिए क्लास एक कैपिटल नेचर का हो गया। इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड एडेड टू द कैपिटल फंड। तो और ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है बैलेंस शीट में, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए। अगला लेगेसी, लेगेसी मतलब विरासत। ठीक है, इट इज द अमाउंट रिसीव एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर अ विल। ध्यान रखना, ये लाइन लिखी आती है, अंडर द विल ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन ने वसीहत में आपको चीजें दे दी है। इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन फॉर इट्स यूज। उसकी कंडीशन क्या है, जो आपको वसीहत में पैसा मिला है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज है या कोई पर्पज नहीं है। कोई पर्पज नहीं है तो वो जनरल फंड हो गया, स्पेसिफिक पर्पज हो गया क्लास, वो स्पेसिफिक फंड हो गया। स्पेसिफिक फंड हमेशा लाइबिलिटी में जाएगा, जबकि जनरल फंड जाता है क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास ऑनरेरियम, मान सम्मान में। यही लाइन लिखी आती है क्लास, इट इज अ टोकन पेमेंट, टेकन या टोकन, इट इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु हैव वॉलंटरली अंडरटेकन अ सर्विस व्हिच इज नॉर्मली रेंडर फॉर अ फी। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड रेदर देन अ पेमेंट फॉर द सर्विस। ये क्लास डेबिटेड है, खर्चा है। ये खर्चा क्लास कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम एक अनाथालय चलाते हैं, अनाथ बच्चे वहां पे हैं। एक बार मैंने शाहरुख खान साहब से बोला कि शाहरुख खान साहब आप आके एक बार बच्चों को मोटिवेट कर दो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बड़ा एक्टर जो खुद अनाथ हो और हम उनको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट कर दो, ये बच्चे अनाथ हैं, सोच रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है, आत्महत्या ना कर लें कहीं पे, थोड़ा सा इनको मोटिवेट कर दो। आमतौर पे शाहरुख खान कहीं पे अगर जाते हैं तो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन वो हमारे पास आते हैं, हमारे एनपीओ में बच्चों को मोटिवेट करते हैं क्लास, और वो कहते हैं नहीं जी इसका तो हम पैसा नहीं लेंगे। लेकिन हमारे अंदर कुछ उनका सम्मान है, ग्रैटिट्यूड है, एज अ गेस्ट वो हमारे यहाँ पे आए तो हम उनको क्लास उनकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन क्लास उनकी इज्जत में, ग्रैटिट्यूड
ग्रेटिट्यूड में, सम्मान में क्लास एक छोटा सा अमाउंट उनको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट तोहफा खर्च कर सकते हो, में खर्च कर सकते हैं पैसे, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम, यानी कि मान सम्मान का खर्चा है ना, दिस इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन, तो मैंने आपसे कहा था जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना क्लास, जितने भी लोग एनपीओ में जुड़ेंगे, इसका मतलब वो भी भला करना चाहते हैं, समाज कल्याण करना चाहते हैं, तो वो अपनी सैलरी में से कुछ कुछ अमाउंट निकाल कर क्लास हर महीने हर साल जमा करेंगे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और ध्यान से समझना क्लास, इट इज इनकम, hence subscription related to current year is credited to income and expenditure account। तो जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि ये इनकम है, ठीक है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मिला है, क्रेडिट साइड जाएगा। अच्छा, कुछ लोग, कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन दिया ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो क्लास कहाँ पे दिखेगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, बिकॉज मतलब मिला नहीं है, कमा तो लिया हमने, मान लो 100 मेंबर है, 80 लोगों ने दिया, 20 ने नहीं दिया, तो 20 लोगों का जो भी सब्सक्रिप्शन बनता है वो क्लास एसेट साइड जाएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग कहाँ ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी साइड। जो सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिला है वो हमारे लिए बैलेंस शीट में कहाँ ट्रीट करेंगे, उसको लायबिलिटीज साइड, ठीक है। तो ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है। डीप थ्योरी एक एक पॉइंट से पूछ सकता है, मैं तुम्हें कैलकुलेशन कराऊंगा, पूरा बैठेंगे क्लास 1 से 1.5 घंटा और एनपीओ पूरा का पूरा अच्छे से करके जाएंगे। हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा देना कि भाई देख एनपीओ पूरा का पूरा सुनील सर ने इसी वीडियो में कराया, इससे बाहर नहीं आएगा, देख लेना आप। अच्छा, अब यहां से क्लास काम की बात करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको 3 चीजें बेसिकली कराऊंगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कराऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कराऊंगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कराऊंगा, मटेरियल कंज्यूम और सब्सक्रिप्शन, सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ड्यान रखना ये समरी है कैश और कैश अकाउंट का, जो आपने कैश और बैंक बनाया ना डबल कॉलम क्लास 11th में, उसका समरी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। साल भर में जितना पैसा आया है, हमें नहीं पता वो कब का है, पिछले जन्म का है, पिछले साल का है, 10 साल आगे का है, 10 साल पीछे का, मुझे मतलब नहीं। यहाँ पे अगर रोकड़ा आ गया, यहाँ पे कैश अगर आ गया तो मैं रिसीट साइड दिखा दूंगा, यहाँ से पेमेंट चला गया, किस लिए गया, कितना गया, कब का गया, किस साल का गया, कोई लेना देना नहीं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, जितना आया वो रिसीट, जितना गया क्लास वो पेमेंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लास हम क्या करते हैं, ये जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ये कैश बेसिस पर बनता है। एक सवाल बहुत पूछा आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पर बनेगा। इसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट का नेचर है, इसके अंदर हर ट्रांजैक्शन आता है, चाहे रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो, सैलरी पेड करी है, घर खरीदने में पेमेंट की है, कंपनी खरीदी है, शेयर्स खरीदा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, पानी का बिल दिया है, भैया मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। रेवेन्यू नेचर कौन से होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, डे टू डे एक्सपेंसेस, कैपिटल नेचर बड़े खर्चे, लाइक अगर क्लास में बोलूं कि रिपेयर मेंटेनेंस, तो वो रेवेन्यू नेचर है, हर साल का रिपेयर मेंटेनेंस होता है, लेकिन मशीन खरीदी तो वो कैपिटल नेचर है। तो भाई यहाँ पे रिसीट पेमेंट अकाउंट में सारे खर्चे, सारी कमाई रिकॉर्ड होती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। ऑल रिसीट्स आर डेबिटेड, जितने भी रिसीट्स होती है ना वो डेबिट साइड, और जितनी भी पेमेंट होती है वो क्रेडिट साइड। इसके अंदर नॉन कैश आइटम को इग्नोर किया जाता है, ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा एसपीसी से ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी। जितने भी नॉन कैश आइटम होते हैं लाइक डेप्रीशिएशन, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, जबकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। और हमेशा क्लास कैश, इसका जो रिसीट पेमेंट का बैलेंस है कैश का, वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, बिकॉज कैश जितना आपने हाथ में रखा उससे ज़्यादा कैसे निकाल सकते हो। हाँ, हालांकि बैंक का नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो एक कहानी थी रिसीट पेमेंट अकाउंट की। अब जरा फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट भी समझते हैं। ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ये रहा ओपनिंग बैलेंस कैश का, और ये है क्लास बैंक का। नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है क्लास, लेकिन ये सिर्फ बैंक का होगा, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कैश का नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं हो सकता। जब भी पैसे तुम्हारे पास आएंगे, कितने साल का है, कब का है, भैया मुझे कोई लेना देना नहीं है, पैसा आने से मतलब है। तो सब्सक्रिप्शन मिला मुझे, चाहे पिछले साल का, चाहे इस साल का, चाहे अगले साल का, सब यहाँ पे आएगा। जनरल डोनेशन भी क्लास यहाँ पे आएगा। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से पैसा मिला। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फी, जनरल ग्रांट, कुछ भी हो पैसा आएगा तो क्लास आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट का, इनकम मिला क्लास कोई कॉन्सर्ट किया, कोई क्लास लेक्चर दिया आपने,
किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस पर डिविडेंड मिला, कोई बिल्डिंग है उस पर रेंट मिला, कोई इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, एनी मिसलेनियस रिसीट, लाइफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कभी भी पैसा मिला, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेगेसीज, एंडोमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट, रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड लाइक मैच फंड, प्राइज फंड, भैया आंख बंद करके कभी भी पैसा मिला है तो पहले तो भैया रिसीट साइड वो आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लास पेमेंट की। कोई भी पेमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरीज, रिपेयर, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरीज ओनरेरियम, जो ओनरेरियम मैंने बोला सेक्रेटरी का, या खाली ओनरेरियम, म्युनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लास ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स असेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट बुक खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लोन की रीपेमेंट की, बिल्डिंग खरीदा, कोई भी पेमेंट हो सब यहाँ पे आएगा। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है क्लास, ये रहा कैश का, ये रहा बैंक का, बताएगा हमारे पास कितना कैश बैलेंस बचा है और कितना हमारे पास बैंक बैलेंस बचा है। लेकिन क्लास बैंक का बैलेंस इधर भी आ सकता है, कैश का इधर कभी नहीं आ सकता, लेकिन बैंक का क्लास क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैश बुक का कैश बैलेंस हमेशा डेबिट साइड बढ़ा आएगा, लेकिन क्लास यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट साइड बढ़ा है तभी ये बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन क्लास मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद ही करोगे, और सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्लास लिखना, मैं रैंडमली किसी भी एक बच्चे का, वो लकी होगा जो भी रैंडमली लकी बच्चे का लेके पिन कर दूंगा क्लास उसका आंसर, और तुम्हारा आंसर देखना उसी से मैच करेगा। बहुत सिंपल है, आंख बंद करके कुछ भी मत सोचना, पैसा आया पैसा गया, कहाँ का, कब का, किस साल का, कितना, कुछ मतलब नहीं है। नॉन कैश को मत लेना, बस बाकी सारी चीजें जो है वो ले लेना। तो कैशबैक का ओपनिंग बैलेंस है क्लास, ये आप डेबिट साइड लिख दोगे। सब्सक्रिप्शन मिला है इंक्लूडिंग 8,000 पिछले साल का, अरे भैया मुझे मतलब नहीं है पिछले साल का अगले साल का, मुझे इतना मिला है ना क्लास, तो ये जो रिसीट है डेबिट साइड दिखा दूंगा मैं, रिसीट साइड डेबिट साइड, ठीक है, रिसीट डेबिट साइड होता है, फॉर्मेट याद है ना आपको, ये देखो ये रिसीट डेबिट साइड 2 करके। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है क्लास, पेमेंट हो गया, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड, आप करके आंसर बताना कितना रहा है। एंट्रेंस फीस रिसीव क्रेडिट, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो एक सेकंड यार क्या कर दिया, एंड देखो जब भी पैसा मिलेगा तो वो क्रेडिट होगा, कैश बैंक जो है मतलब डेबिट होगा, ये देखो क्लास, पैसा मिला डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, तो रिसीट्स और पेमेंट। आप डेबिट क्रेडिट नाम लिखो ही मत ना, ये गलत है, सुनो मेरी बात, रिसीट पेमेंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, रिसीट्स और पेमेंट होता है, तो ये रिसीट साइड आएगा, ये भी मिला, ये रिसीट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट खरीदिए क्लास, ये पेमेंट आएगा, ये पूरा दिखाना 1.5 लाख, और रिसीट में पूरा 4,07,000। एंट्रेंस फीस रिसीट, ये क्लास रिसीट हो गया। स्पोर्ट्स मेडल परचेज, ये हो गया पेमेंट। फर्नीचर परचेज पेमेंट हो गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000 का था पर बेचा कितना है 5,000, तो 5,000 ही क्लास आप क्या करोगे, रिसीट करोगे। म्युनिसिपल टैक्सेस क्लास, ये 1,000 रुपये क्या हो गया, पेमेंट हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी क्लास पेमेंट है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल रिसीव है। जनरल एक्सपेंसेस है 2,000 अभी पे करना है भाई, जनरल एक्सपेंस 20,000 का है, 2,000 इज येट टू बी पेड, तो 18,000 पेड हुआ है, तो 18,000 ही क्लास पेमेंट में दिखाना, 20 मत दिखाना, अभी पेमेंट 18,000 ही हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है क्लास, तो रिसीट। टूर्नामेंट एक्सपेंस पेमेंट। सैलरी अगर आपने क्लास किसी की पेमेंट कर दी तो पेमेंट। पोस्टेज कोरियर क्लास, ये सारे खर्चे हैं क्लास, पेमेंट है, ठीक है। तो रिसीट पे ये करके क्लास आप मुझे सारे बच्चे बताना जरा क्लास की रिसीट पेमेंट अकाउंट का क्लास बैलेंस क्या आता है। ये रिसीट पेमेंट अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट था क्लास क्वेश्चन, और इतना बड़ा सवाल कभी पेपर में पूछा जा ही नहीं सकता। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रहा हूँ आपको करके, कि रिसीट होगा तो रिसीट साइड, पेमेंट होगा तो पेमेंट साइड। नाउ रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर सारे खर्चे, सारी कमाई, सब कुछ आ गया। अब अकाउंटेंट को क्या करना है क्लास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सेम टू सेम वही रूल है जो 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, देयर इज नो चेंज, बिल्कुल सेम रूल है। तो एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे आर नॉट सेटअप टू पर्पस ऑफ अर्न प्रॉफिट, इंस्टेड दे प्रिपेयर क्लास, उसके अलावा वो बनाते क्या है क्लास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे क्लास इनको पता चलता है सरप्लस का और डेफिसिट का। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस आता है ना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो उस तरीके से सरप्लस और डेफिसिट आता है इसके अंदर। सारी चीजें सेम है, सारे रूल सेम है, ये ध्यान रखना क्लास। ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट है, जबकि वो बनता था कैश बेसिस पे और नेचर था रियल अकाउंट, और उसमें रेवेन्यू कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जबकि इसके अंदर ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मशीन का डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा, लेकिन मशीन परचेज इसके अंदर नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट किया वो नहीं आएगा, लोन लिया लोन दिया वो नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट आएगा, ओनली इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आएगा।
नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, लाइक डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा आप P&L अकाउंट बना देते वैसा ही। ऑल एक्सपेंडिचर, जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आता है। ये फॉर्मेट है क्लास, यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आता है क्लास इनकम, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं रिलेटिंग टू करेंट ईयर उसको क्लास क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। जितनी भी इनकम है रिलेटिंग टू करेंट ईयर उसको हम क्या करते हैं क्लास, क्रेडिटेड। क्लोजिंग बैलेंस में भी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सरप्लस और डेफिसिट आता है, इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। और जो जनरल डोनेशन होता है क्लास वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, किस साइड, क्रेडिट साइड। भूलना मत, खाली डोनेशन लिखा है तो जनरल डोनेशन ही मानेंगे, स्पेसिफिक तब तक मत मानना जब तक क्वेश्चन क्लास उसको बोले ना कि ये स्पेसिफिक है, तब तक वो जनरल ही रहेगा। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्लास, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना क्लास का फॉर्मेट बहुत जरूरी है, फिर हम क्लास कई सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है। सैलरी, देखो यार, चाहे कोई भी सैलरी हो, कुछ भी, कोई सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट, एनी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड करोगे, यानी साल के एंड में जितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो आप ऐड कर दोगे, और आउटस्टैंडिंग जो साल के बिगनिंग का है वो आप लेस कर दोगे। इस साल का बिगनिंग मतलब पिछले साल का एंड, तो वो पिछले साल की इनकम है, पिछले साल की सैलरी, उसे पिछले साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए से माइनस करते हैं। देखो ये बिल्कुल P&L अकाउंट की तरह आपने पहले भी किया हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी किया हुआ है। रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ऑडिट फीस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर्स, ये सारे खर्चे क्लास यहाँ रिकॉर्ड होंगे। डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, मेडिकल कोई आपने वो यूज़ किया है क्लास, कोई दवाइयाँ यूज़ की है, या फिर क्लास कोई भी खर्चा, किसी की सैलरी दी है, गार्डन को अपकीप करने का कोई खर्चा किया है, सब कुछ डेबिट साइड खर्चे में रिकॉर्ड होगा। कमाई क्या होगी, सब्सक्रिप्शन, ये मैं बताऊंगा क्लास आगे चल के, दो चीज़ें ऐड होती है इसके अंदर, दो चीज़ें लेस होती हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको आगे चल के। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, एंड ये सिर्फ इस साल का लेना है, पिछले साल का अगले साल का नहीं लेना, सिर्फ इस साल का, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस बनता है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, आपको इसी साल की कमाई, इसी साल का खर्चा लेना है, भले ही क्लास वो कमाई खर्चा हुआ हो चाहे ना हुआ हो। लाइक मेरी कमाई इस साल की 50 लाख है पर मिली 10 लाख है, तो ये 50 लाख दिखाएंगे पूरा, भले ही 10 लाख मिली है। कैश जो बनता है ना क्लास, कैश बुक जो बनता है वो कैश बेसिस पर बनता है। वो कहते 10 लाख है, दिखाओ 10 लाख मिला है, तो ये कहते जी कमाए तो 50 लाख है ना, भले ही 40 नहीं मिला तो क्या हो गया, कमाए तो 50 है, 50 दिखाओ। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फी, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखो जनरल डोनेशन यहाँ पे आता है, कमाई है जनरल डोनेशन, ठीक है, इनकम में आ गया आपका। लेकिन स्पेसिफिक होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, फिर वो बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, कोई सन्ड्री रिसीट हो गया। और अगर ये साइड बड़ी है, अगर इस साइड बड़ी है, इधर बैलेंस बचेगा तो सरप्लस, और अगर इधर बैलेंस बचता है डेफिसिट। पहले जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस था वही सरप्लस वही डेफिसिट है। ये है क्लास आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्रूअल बेसिस पर बनता है ये। अब एक बात आप ध्यान रखना, चाहे कोई भी खर्चा हो, एनी एक्सपेंसेस, कोई भी, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, एनी एक्सपेंसेस, एनी वेजेस, कोई भी खर्चा हो, उसमें दो चीजें प्लस करना, दो चीजें माइनस करना। पहले प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और माइनस क्या करोगे क्लास, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। ये आप रट्टा मार लो, ये आप रट लो, टाइम कम है क्लास तो मैं आपको समझा भी देता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आए तो याद कर लेना। सुनो मेरी बात, ये वाला साल है, ये अगला साल, ये वाला करंट ईयर है, ये है पिछला साल, और ये है नेक्स्ट ईयर, अगला साल। इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो इसी साल का है, लेकिन इस साल का बिगनिंग, देखो इस साल का जो बिगनिंग होता है वही पिछले साल का एंड होता है, तो इस साल के बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वही आउटस्टैंडिंग पिछले साल के एंड का है, तो ये पिछले साल की चीज हो गई ना, तो उसे क्यों लेंगे, इसलिए क्लास आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड करते हैं, बिगनिंग का हटा देते हैं। अगला है क्लास एडवांस एट द बिगनिंग। एडवांस जो है आपको हमेशा एडवांस फ्यूचर के लिए मिलता है, ठीक है, तो ये हो गया 3 साल, ये हो गया नेक्स्ट ईयर, ये हो गया क्लास करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर। तो क्लास एडवांस बिगनिंग, इस साल के शुरू में जो एडवांस मिला है वो इसी साल के लिए मिला होगा, लेकिन इस साल के एंड में जो एडवांस मिला है तो वो अगले साल के लिए मिला होगा, इसीलिए एडवांस एट द एंड को क्या करते हैं क्लास, माइनस करते हैं, एडवांस एट द बिगनिंग को प्लस करते हैं, ठीक है, एंड को माइनस, बिगनिंग को प्लस। ये सारे खर्चे क्लास, और ये जो भी खर्चा है क्लास यहाँ पे आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। अब सारी इनकम की बात करते हैं, कैसी भी इनकम हो, ऑल इनकम्स, जितने भी इनकम है, दो चीजें प्लस करते हैं, दो चीजें माइनस। आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम क्या करेंगे क्लास, प्लस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पे इनकम आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एडवांस एट द बिगनिंग वो आप प्लस करोगे,
और एडवांस एट द एंड क्या करोगे आप, माइनस करोगे। फिर ये जो बनेगा क्लास, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड चला जाएगा क्लास, क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड है, खर्चा है ना, और ये क्रेडिट साइड है क्लास, कमाई। तो ये आप ध्यान रखना कि जितने भी एक्सपेंसेस, जितनी भी इनकम है क्लास, उसको इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। कोई भी खर्चा, कोई भी कमाई हो, तो कल को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास बन सकते हैं इसमें से, आप आराम से क्लास समझ लो इसको। कोई भी खर्चा, कोई भी कमाई, आउटस्टैंडिंग एंड दिया है तो आप ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया है तो आप माइनस करोगे, एडवांस बिगिनिंग दिया है तो ऐड करोगे, एंड दिया है तो माइनस करोगे। और अगर इन चारों में से, एक्सपेंस इनकम सबके बारे में, अगर इन चारों में से कोई भी चीज मिसिंग है, कोई भी चीज मिसिंग है, तो क्लास उसको जीरो मान लेना। अच्छा सर, अगर एंड बिगिनिंग कुछ भी नहीं दिया, खाली लिखा है क्लास आउटस्टैंडिंग, तो क्या मानोगे, बिगिनिंग एंड? देखो कभी भी खाली कोई चीज लिखी रहती है ना, तो हम हमेशा क्लास उसको एंड ही मानते हैं। खाली अगर लिखा है क्लास सैलरीज और सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो मानूंगा क्लास में वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। अब जो बता रहा हूं ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, ये चीज लिख के रख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये क्लास जो आउटस्टैंडिंग है ना क्लास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, और एडवांस एक्सपेंस आपके लिए क्लास एसेट्स है। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है और एडवांस इनकम क्या है क्लास, लाइबिलिटी। तो सर ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, देखो दो बैलेंस शीट बनती है, ओपनिंग वाली चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो एंड वाली बैलेंस शीट में दिखेगा लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में दिखेगा लाइबिलिटी साइड। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है और आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है। कमा लिया लेकिन मिला नहीं तो वो एसेट है, आउटस्टैंडिंग इनकम। खर्चा आपने काम करा लिया, खर्चा ही नहीं करा तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन रिसीट पेमेंट, अभी हम सवाल बनाएंगे आगे चल के फंड बेस वगैरह का, तो आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना, एंड तक देखते चले जाना। डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। सुनो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है समरी ऑफ कैश बुक है, प्रिपेयर्ड होता है क्लास कैश बुक से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना वो समरी है, एक ही डेट पे सारा रिसीट लिख देते हैं, सारा पेमेंट लिख देते हैं। और किस, कहाँ से देखते हैं, लिखते हैं रिसीट पेमेंट, कैश बुक से। तो जो कैश बुक है उसके अंदर हर ट्रांजेक्शन और हर पेमेंट, हर रिसीट सेपरेटली डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। पीरियड की बात करें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कैश बुक मेंटेन डेली बेसिस, कैश बुक डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ये साल के एंड में रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट एनपीओ बनाती है, जबकि कैश बुक एनपीओ भी बनाती है और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। अंडर देयर आर रिसीट्स, अंडर इट देयर आर रिसीट्स एंड पेमेंट साइड इंस्टेड ऑफ डेबिट क्रेडिट। यहाँ रिसीट पेमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है कैश बुक में डेबिट क्रेडिट। लेजर फोलियो का कोई कॉलम रिसीट पेमेंट में नहीं होता, क्योंकि कैश बुक जब आप बनाते हो तो उसमें क्लास एलएफ का भी एक कॉलम बनाते हो। नाउ डिफरेंस, अच्छा एक चीज और है क्लास, यहाँ पे नेचर की बात करें, यहाँ पे कोई, हाँ ये तो बता दिया क्लास, यहाँ पे एक बार बनता है, यहाँ डे टू डे बनता है, वो तो मैंने बता दिया। नाउ डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा चांस है इस टॉपिक से पूछा जाए। नेचर की बात करें, ये समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन है। रिसीट पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन है, नेचर क्या है, रियल अकाउंट, जबकि इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट है। और ये किसकी तरह है क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये बनता है। फॉर्म की बात करें, डेबिट साइड जो है वो रिसीट है, क्रेडिट साइड पेमेंट है, जबकि यहाँ पे डेबिट साइड है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड है क्लास इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो रिसीट पेमेंट अकाउंट में सारा रिसीट, सारी पेमेंट रिकॉर्ड होती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। पीरियड की बात करें, it shows receipts and payment during the year whether they are related to past, current और succeeding year। ध्यान रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो पिछले साल का हो, इस साल का हो या अगले साल का हो। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम हर चीज सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट का ही रिकॉर्ड करते हैं। नॉन कैश आइटम, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना क्लास, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी नॉन कैश आइटम है, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। इसको क्लास नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह रिकॉर्ड किया जाता है। कैश नॉन कैश दोनों आता है, इसमें सिर्फ कैश आइटम आता है। इट शोज कैश और बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करता है, कैश और बैंक बैलेंस साल के एंड में, जबकि ये शो करता है सरप्लस डेफिसिट। और ये जो सरप्लस डेफिसिट है वो कैपिटल फंड में ऐड होता है। आपने 11th में भी पी&एल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाला था वो कैपिटल फंड में जाता था, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस। उसी तरीके से सरप्लस प्लस और डेफिसिट माइनस, कहाँ पे, कैपिटल फंड के अंदर।
एडजस्टमेंट, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस, हेंस कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है क्लास इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्लास आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा, प्रीपेड को माइनस करना पड़ेगा। बिगनिंग एंड दिया नहीं तो मैं एंड मान के ही कर रहा हूँ। तो ये हो गई क्लास इस पूरे चैप्टर की सारी थ्योरी, साथ में अलग से मैंने क्लास आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का भी एक क्वेश्चन करा दिया। नाउ अब चलते हैं क्लास फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यानी कि हमारे प्रैक्टिकल चीजों पे होता क्या है, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा जो नॉर्मल डोनेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और क्लास, जो एंट्रेंस फीस होता है ना, मान लो एंट्रेंस फीस आपको मिला है, तो एनसीईआरटी कहता है कि एंट्रेंस फीस वन टाइम के लिए मिलता है, इसीलिए क्लास एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड। टीएस अग्रवाल कहता है क्लास की एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर का है, तो क्लास वो इनकम साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी को फॉलो करके क्लास उसे आप दिखा देना बैलेंस शीट में, यानी कैपिटल नेचर का होता है एंट्रेंस फीस। लाइफ मेंबरशिप फी तो बैलेंस शीट में ही जाता है। कैपिटल नेचर मतलब जो बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू नेचर मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लाइक अगर मैं तुमको बोलूं कि एंट्रेंस फीस 40,000 आपको मिला है, जिसमें 20% कैपिटलाइज है। 20% क्या है क्लास, कैपिटलाइज्ड। तो जो 40% का 40,000 का 20% है 8,000 वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में। और जो बाकी 32,000 है वो क्लास आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। बाकी जो शुरू में 40,000 मिला तो वो रिसीट साइड गया ही होगा। एक्चुअली हम रिसीट पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसीलिए हम बात हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ही करेंगे कि वहां कहाँ जाएगा, यहाँ कहाँ जाएगा। रिसीट में तो सारा पैसा आएगा ही आएगा, वो पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखो जो जनरल डोनेशन है तो वो आपका क्लास इनकम है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो क्लास बैलेंस शीट में जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, इसी को बोलते हैं क्लास फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत कम समय में, समझना अच्छे से क्लास इसको, ठीक है। ये रही क्लास एक बैलेंस शीट, ध्यान से समझना। हमें मान लो किसी ने मैच कराने के लिए पैसे दिए, मैच फंड, ठीक है। तो भाई किसी के नाम के आगे लिखा है मैच फंड, किसी के नाम के आगे लिखा है प्राइज फंड, किसी के नाम के आगे लिखा है बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, बुक्स फंड, तो वो स्पेसिफिक है। खाली फंड लिखा है या जनरल फंड लिखा है तो वो जनरल है, फिर वो यहाँ नहीं आएगा। तो कोई भी स्पेसिफिक फंड लाइक मैच फंड है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या पता पिछले साल भी कुछ दिया हो मैच फंड और आप मैच नहीं कराए हो, वो पैसा पड़ा हुआ है, तो वो बन गया क्लास आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। जब तक आप मैच नहीं कराओगे लायबिलिटी एज इट इज बना रहेगा। अच्छा फिर आपने क्या किया, इस साल भी कुछ मैच कराने के लिए और पैसे ले लिए तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस। फिर इस साल अगर आपने कुछ और पैसे किसी ने आपको डोनेशन दे दी तो उसी में ऐड हो जाएगा, तो इसी का डोनेशन इसी में ऐड होगा। मैच फंड का डोनेशन मैच फंड में ऐड होगा, प्राइज फंड का डोनेशन प्राइज फंड में ऐड होगा, बिल्डिंग फंड का डोनेशन बिल्डिंग फंड में ऐड होगा सेपरेटली। फिर अगर आपने मैच कराया, कोई सेल की टिकट अगर आपने बेची तो वो भी क्लास आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, बिकॉज वो टिकट उसी मैच से ही कमाया पैसा, तो उसी पे खर्च करना पड़ेगा आपको, फिर अगला मैच कराना पड़ेगा। और अगर मान लो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपको लग रहा है अभी मैच कराना है कोई फायदा नहीं, और आपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कि यार 5 लाख रुपए जमा हो गए, मैच 3 महीने बाद कराएंगे, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्ट करोगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट आप कमाओगे, भले ही मिला हो चाहे ना मिला हो, जो भी इंटरेस्ट कमाओगे अर्न करोगे, भले ही वो आधा मिला हो आधा ना मिला हो, ज्यादा मिला हो कम मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो अर्न है लाइक 5 लाख साल के शुरू में अपने अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, 10% का इंटरेस्ट है, तो 50,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो भी यहीं पे ऐड होगा क्लास, भले ही वो पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। क्यों? क्योंकि क्लास अगर आप इस पैसे को यूज नहीं करो, ये पैसे तो कमाई है ना फिर तुम्हारी, फिर तुम जानबूझ के मैच नहीं कराओगे इस 10% की लालच के चक्कर में। तो जो डोनेशन दे रहा है डोनर, वो कहेगा भैया इसका एक फिक्स परसेंट भैया जो मिल रहा है वो आप उसी फंड में ऐड करो, भले ही वो पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, कमा लिया तो आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। फिर माइनस करोगे मैच एक्सपेंसेस, अगर आपने मैच का कोई खर्चा किया है, प्राइस नहीं, प्राइस अलग है मैच अलग है, प्राइस एक्सपेंस माइनस मत करना, मैच एक्सपेंस माइनस करना। और ये जो आया क्लास ये है लायबिलिटी, और ऑप्शन में क्लास यही चीज पूछेगा। तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस, फिर कोई फंड मिला तो वो ऐड करो, उससे कोई इनकम कमाई, कोई इंटरेस्ट मिला उस पैसे को इन्वेस्ट करके तो ऐड करो, और मैच कराने में जो भी खर्चा हुआ है वो माइनस कर दो। यही है वो क्लास माइनस करने का, सब कुछ माइनस कर दिया, जीरो आ गया, इसका मतलब आपके टेंशन खत्म। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूं, तो मुझे खुद बताना, ठीक है। लाइक मैच फंड आपको मिला है
5 लाख का और आपने मैच करा दिया 6 लाख का, तो अब क्या होगा सर? 5 लाख का फंड मिला था लेकिन करा दिया 6 लाख का मैच, तो क्या होगा? तो आप 6 माइनस नहीं करोगे, 5 में से 5, ये 5 तो लाइबिलिटी साइड जाएगा, इस 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा। और जो 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा किया है ना, ये जो 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आपने किया है, ये एक्स्ट्रा खर्चा क्लास आपको कहाँ दिखेगा? ये जो 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आपने किया है, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड दिखेगा? एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड। अच्छा, कोई मैच फंड ही ना मिला होता और फिर आपने 6 लाख खर्चा किया होता, तो पूरा का पूरा 6 लाख रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड। और अगर मान लो फंड मिला है 10 लाख का और मैच कराए हो 6 लाख का, तो 4 लाख का अभी भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड फंड दिखता रहेगा। तो यही है क्लास पूरी की पूरी कहानी स्पेसिफिक डोनेशन की, स्पेसिफिक फंड की। ठीक है, चलो नाउ क्लास एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्लास हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आपको बताना है क्लास के एनपीओ में कहाँ डील करोगे। तो ये रही क्लास बैलेंस शीट, आपको टिक मारने के लिए आएगा, तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैच फंड है 1 लाख का, देखो कितना सिंपल है। मैच फंड है 1 लाख का, मैच का खर्चा हुआ 35,000, माइनस करोगे मैच एक्सपेंस, कितना है क्लास? 35,000 का मैच एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट ऑफ, देखो जो इन्वेस्टमेंट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट पैसा होता है, वो पैसा इन्वेस्ट किया उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो असेट साइड फंड आया होगा, फिर इस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया, इधर साइड कोई छेड़खानी नहीं, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना। लेकिन इंटरेस्ट जो मिला हुआ है वो 3,000 वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और प्राइज अवॉर्डेड कुछ भी मत करना क्लास, ठीक है? तो प्राइज अवॉर्डेड कुछ भी मत करना, क्योंकि 68,000 आ जाएगा आंसर। और प्राइज अवॉर्ड, क्योंकि प्राइज अवॉर्डेड क्लास मैच फंड से माइनस नहीं होगा, किसी ने हमें मैच कराने के लिए पैसे दिए हैं, ना कि प्राइज को बांटने के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 68,000, ये हो गया क्लास इसका आंसर। आई क्लास बात समझ? नाउ फिर से क्लास सेम टू सेम अगला पॉइंट, टूर्नामेंट फंड दे रखा है 3 लाख का, फिर आपने इस टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया साल के शुरू में, 1 अप्रैल 20 को ही इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट मिला 18,000। सुना मेरी बात भैया, आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया साल के शुरू में, 10% तो 30,000 होगा ना, तो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो तो सिर्फ 18,000 हुआ है। तो लेकिन लॉ क्या कहता है क्लास? आपको इंटरेस्ट पूरा देना है, पूरा प्लस करना है क्लास। तो इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया 18,000 वो, प्लस जो 12,000 बच गया वो, टोटल इंटरेस्ट 30,000। तो भले ही आपको क्लास मिला 18 बट आपको ऐड 30 करना है। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, टूर्नामेंट टिकट को बेचा तो वो भी पैसा तुमने कमाया 50-75,000, ये भी यहीं ऐड होगा। टूर्नामेंट प्राइज, देखो अब यहाँ पे प्राइज नहीं है खाली, टूर्नामेंट प्राइज है, तो ये क्लास टूर्नामेंट प्राइज आप यहाँ से क्या करोगे? माइनस करोगे 60,000। फर्दर डोनेशन मिल गया टूर्नामेंट के लिए, फिर आप ऐड कर दोगे 2 लाख। डोनेशन मिला ना फिर से, तो ऐड कर दोगे। शुरू में था 3 लाख, फिर 18,000 मिला, 12,000 अक्रूड है, टोटल 30,000, फिर 75,000, फिर माइनस करोगे 60,000, फिर करोगे प्लस 2 लाख, 5,45,000। जो ऑप्शन दिखे क्लास उस पर टिक कर देना। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया पूरा का पूरा फंड बेस अकाउंटिंग। कोई भी स्पेसिफिक फंड दे रखा है, उससे जो इनकम आ रही है उससे मिलती जुलती वो ऐड कर दो, उस पर जो खर्चा हो रहा है मिलता जुलता वो माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा पिछले सवाल में सिर्फ प्राइज अवार्ड कहाँ दिखाओगे? प्राइज बांटने के लिए कोई हमें फंड नहीं मिला, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा, खर्चा खर्चा दिखा दोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो यार, एक चीज मैं और समझाता हूं तुम्हें, थोड़ा सा ना कुछ बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, वो कहते हैं सर थोड़ा बैलेंस शीट बना के दिखा दो, एक्चुअली फंड बेस अकाउंटिंग करते कैसे हैं। और मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन दिया ना वो टफेस्ट है, इससे टफ कभी आया नहीं ना आएगा। देखो मान लो, शुरू से कहानी समझते हैं। मान लो किसी ने हमें 5 लाख रुपए दिए बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी फिगर ले लो, 5, 50, 10 लाख। तो जैसे ही हमें किसी ने स्पेसिफिक डोनेशन दिया तो हमारी बैलेंस शीट में क्या बन गई? लायबिलिटी। साथ में हमारे पास पैसा भी तो आ गया 5 लाख का। भाई किसी ने हमें 5 लाख रुपए दिए बिल्डिंग बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो भी 5 लाख रुपए आ गया, साथ में लायबिलिटी भी बन गया, डबल एंट्री हो गई। फिर आपने बिल्डिंग बना दी तो लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, जीरो, कि जी हाँ जी तुम जाओ अपने घर, तुम्हारी हमने बिल्डिंग बना दी। तो बिल्डिंग बनाओ, फ्री में बनेगा नहीं, पैसा जाएगा 5 लाख रुपए, कैश भी जीरो हो गया, पर हमारे पास एक नई एसेट आ जाएगी बिल्डिंग 5 लाख करके। तो अब जो आपने बिल्डिंग बनाया है ना, कंस्ट्रक्ट किया है बिल्डिंग 5 लाख का, इससे हम कैपिटल फंड में ऐड भी करेंगे। सर मैच वाले में तो नहीं बनाया, सुनो मेरी बात, कोई भी कैपिटल नेचर के काम के लिए अगर आपको पैसा मिला है, भाई मैच कोई दिखेगा थोड़ी होने के बाद तो गायब हो गया। तुमने मुझे 50,000 रुपए दिए, मैंने मैच करा दिया, 50,000 रुपए उड़ गया, लेकिन तुमने मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए 5 लाख रुपए दी, तो बिल्डिंग तो दिखेगी ना बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो क्लास यहाँ पे इसे कैपिटल फंड में ऐड करोगे। इस कैपिटल फंड का दूसरा नाम जनरल फंड या कॉर्पस भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना, पेपर में काम आएगा। जनरल फंड, जीएफ का मतलब जनरल फंड होता है, कुछ और मत समझ लेना, और ये क्लास या फिर कॉर्पस, ठीक है।
उसमें ऐड करना है। ये ओपनिंग कैपिटल ही होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ना जो बैलेंस आता है उसे कैपिटल फंड बोलते हैं, लायबिलिटी साइड बिल्डिंग ऐड हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, तो वो क्लास यहाँ से माइनस हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन वो क्लास अब हमारा कैपिटल बन गया, हमारी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से एनपीवी कैपिटल बनती है। देखो इधर ही 5 लाख, इधर 5 लाख, बैलेंस शीट हो गया मैच। ठीक है, अगर ये मैच फंड होता तो हम इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि मैच फंड में तो खर्चा हो गया ना, इधर कुछ बचा ही नहीं, तो इधर भी कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्लास मटेरियल कंज्यूम, फिर हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन, हमारा खत्म। नेक्स्ट 15 मिनट्स और अच्छे से समझ लो, हो जाएगा। अच्छा सुनना, होता क्या है भाई, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब पे तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा, और डेप्रिसिएशन कहाँ दिखता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बिल्डिंग फर्नीचर कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कर रही है, स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स मटेरियल, बल्ला, बॉल है ना, तो चिड़िया बल्ला हो गया मान लो, है ना, बैडमिंटन वगैरह, तो भैया वो चीजें कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी लगती है उन चीजों पे, वो तो साल दर साल यूज होता चला जाता है। तो कितना आपने यूज कर लिया, लाइक साल के शुरू में जब आप 12th में गए थे, आपके पापा ने आपको 5 पेन दिया था, ठीक है, और साल के एंड में आपके पास एक ही पेन बचा हुआ है, तो आपने कितने पेन क्लास यूज कर लिए, कितने पेन घिस लिए क्लास, 4 पेन घिस लिए। अगर मैं बोलूं साल के शुरू में आपके पापा ने आपको 5 पेन दिए थे, साल के बीच में आपने 3 पेन और खरीदा, और साल के एंड में आपके पास एक ही पेन बचा, तो आपने कितने पेन यूज कर लिए, घिस दिए, तो 5 3 8 -1 7 पेन आपने घिस दिया। यही है क्लास मटेरियल कंज्यूम, यानी कि आपका जो मटेरियल है वो आपने कितना कंज्यूम किया वो निकालना है, और जो भी आपने मटेरियल कंज्यूम किया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है। मटेरियल आपने यूज किया, सामान आपने यूज किया, तो वो खर्चा है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप लिख लेना क्लास, वीडियो पॉज करके। इफ टोटल परचेज इज गिवन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में टोटल परचेज दे रखा है, तो मटेरियल कंज्यूम निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, टोटल परचेज नॉट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। कई बार टोटल परचेज की लिखा रहता है अमाउंट पेड अलग है, टोटल परचेज अलग है। अगर आज मैं जाऊं किसी राशन वाले को 5,000 रुपए दे घर आ जाऊं, तो जरूरी मैंने 5,000 का ही राशन खरीदा है, क्या पता ये 5,000 से ज्यादा का राशन खरीदा है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा दे रहा हूं उसको, पुराना अमाउंट सेटल कर रहा हूं। तो अमाउंट जो आपने क्रेडिटर्स को पेड किया उसका टोटल परचेज से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर क्वेश्चन में टोटल परचेजेस गिवन है, तो मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। और परचेज, देखो सुनो, साल के शुरू में 5 लाख का माल था, 5 लाख का और खरीद लिया, 10 लाख का होना चाहिए, है क्लास 3 लाख का माल, इसका मतलब 7 लाख आपने क्या कर लिया, खर्च कर दिया, कंज्यूम कर लिया। साल के शुरू में 5 पेन थे, साल के बीच में 5 और खरीद लिए, 10 पेन, 3 ही बचा एंड के अंदर, तो मतलब 7 पेन घिस दिया आपने। तो यही है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। और जितना भी मटेरियल आपने कंज्यूम किया है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, डेबिट साइड। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। सवाल क्या है सर, अगर टोटल परचेज नहीं दिया फिर क्या करोगे, भाई टोटल परचेज दिया ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे, फिर तो फंस गए आप। इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन, फिर आप क्या करोगे क्लास, तो अमाउंट पेड फॉर मटेरियल यहां पे है, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, ध्यान सुनना, इसमें 3 चीज ऐड करोगे, 3 चीज लेस करोगे। ऐड क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे, आप क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करोगे, ध्यान रखना ये क्लास आपको याद रखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक आप ऐड करोगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आप ऐड करोगे, एडवांस बिगिनिंग आप ऐड करोगे। ये बात पहले से जानते थे आप, एडवांस बिगिनिंग ऐड करोगे, इन तीनों को उल्टा माइनस कर देना। ओपनिंग स्टॉक आपने प्लस कर दिया, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस किया, और एडवांस बिगिनिंग का प्लस किया। इनका उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक कर दो माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर कर दो माइनस, एडवांस एंड कर दो माइनस। और अगर कोई मटेरियल की सेल आपने करी है तो सेल्स की बुक वैल्यू को माइनस करना है। ध्यान रखना, कौन सी वैल्यू को, बुक वैल्यू को माइनस करना है, सेल की वैल्यू नहीं। 50,000 का सामान था, 30,000 में बेच दिया, तो जो 30,000 है उससे मतलब नहीं है, 50,000 का सामान था वो आप यहाँ से माइनस करोगे। फिर ये जो बचेगा क्लास, ये निकल के आएगा कि कितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया है, और उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड भेज दोगे।
ये बड़ा वाला फॉर्मूला कब लगाओगे क्लास, जब आपको टोटल परचेज गिवन नहीं होगा। और अगर आपको टोटल परचेज गिवन है फिर तो सोने पे सुहागा है, बहुत आसान है, फिर तो सिंपल है क्लास आपके लिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं क्लास, हर तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रेश क्वेश्चन आ जाओ क्लास यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल। ठीक है, गुड हेल्थ हॉस्पिटल, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, देखो साफ साफ लिखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700। तो यार सिंपल सी बात है, मेडिसिन परचेज है और आपको कंज्यूम निकालना है, मेडिसिन कंज्यूम, तो आप क्या लगाओ, ओपनिंग स्टॉक। तो ये रहा स्टॉक 1 अप्रैल 18 ओपनिंग है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल, आगे आंसर। तो इसमें क्रेडिटर्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, यहाँ पे उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। 175,750 प्लस 60,80,700 माइनस 144,650, तो ये 6,111,800, तो ये आ गया क्लास आपका मटेरियल कंज्यूम। तो ये क्लास आपका आंसर आ गया कि आपने कितने रुपए का जो मटेरियल है वो आपने कंज्यूम किया है, आपने खरीदा है। ठीक है, आई क्लास बात समझ, तो मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया 6,111,800, आ गया आंसर। तो आपको इसमें क्रेडिटर्स से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, एसेट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड, लेकिन लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी परचेजेस दे रखा है। अगर ये परचेजेस नहीं दिया होता, इसके जगह लिखा होता अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, तो फिर क्या करते, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड माइनस क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसमें लिखा है क्लास कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लास आपको दे रखा है। अच्छा, इसमें ना एक चीज क्लास मिसिंग है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंड, एक चीज क्लास मिसिंग है इसके अंदर। एक चीज मिसिंग है क्लास, लिख लो क्लास, एक चीज मिसिंग है इस क्वेश्चन में, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 2.5 लाख, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स मिसिंग है क्लास, मैं अपना आप अज्यूम कर लेता हूँ 2.5 लाख का। अब देखो क्लास, इस क्वेश्चन में आपको टोटल परचेज तो गिवन नहीं है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर गिवन है, तो आप क्या करोगे क्लास, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर दे रखा है, 3 चीज प्लस करोगे, 3 चीजें माइनस करोगे, तो क्या क्या प्लस करोगे, ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग है देखो, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये ओपनिंग ऐसे भी लिखा हो सकता था, 31 मार्च 2019, पिछले साल का जो एंड था वो इस साल का बिगिनिंग ही है, और क्लास 31 मार्च 20 ये एंड है, ये ईयर कौन सा चल रहा है, 19-20 वाला ईयर है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे क्लास, माइनस करोगे, क्रेडिटर एंड का आपने प्लस करना है 2500, क्रेडिटर बिगिनिंग का क्या करना है क्लास, आपको माइनस करना है, एडवांस बिगिनिंग का आपने क्लास क्या करना है, प्लस करना है, और एडवांस एंड का जो है क्लास आपने क्या करना है, माइनस करना है। फिर जो क्लास यहाँ बनेगा उसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजना है। ठीक है, तो देखो ये बड़ा फॉर्मूला तभी लगाते हैं क्लास जब आपके पास टोटल परचेजेस गिवन ना हो। तो ये हो गया क्लास 2.5 लाख प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 माइनस 5,500 और फिर माइनस 3,500 माइनस 5,000, ये आ गया 2,45,500, 2,45,500। ठीक है, 2.5 लाख 6,000 2,500 1,000 माइनस 5,500 माइनस 3,500 माइनस 5,000, 2,45,500। तो ये हो गया क्लास आपका, कहाँ पे जाएगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा हो गया, इतने रुपए का आपने मटेरियल खरीदा है। एक और क्वेश्चन है क्लास बहुत अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक चीज मिसिंग हो और ये भी गिवन हो और ये भी गिवन हो, तो उसे एक्स मान के इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक्स मान के कर लेना उसे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड, अच्छा मुझे लगता है ना क्लास ये क्या है, प्रिशा, चलो कोई बात नहीं क्लास, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। मुझे लग रहा है ना कि यार ये दोनों क्वेश्चन ना एक ही क्वेश्चन है, ये गलती से अलग अलग हो गया, ये दोनों ना सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये दोनों ना सेम ही क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। इसको अगर मैं अलग मान के करूंगा, बस दोनों करा देता हूँ, सेम मान के भी करा देता हूँ, अलग अलग। अभी ये अलग मान लेता हूँ मैं, क्वेश्चन मान लो अलग है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अलग है तो क्या करोगे, अमाउंट पेड, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट कितना किया आपने क्लास 10,000,
इसमें 3 चीजें प्लस करते हो, 3 चीजें माइनस, जबकि में से अलग क्वेश्चन मान लो इसमें कुछ है नहीं। फिर आपने कैश परचेज किया, ये टोटल परचेज नहीं है। कुछ बच्चे इन दोनों को जोड़ देते हैं, कहते हैं ये आ गया टोटल परचेज। नहीं भैया, ये दोनों बिल्कुल टोटल परचेज नहीं है, अलग अलग है। कैश परचेज अलग है, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, दिस इज नॉट क्रेडिट परचेज। तो ये जो कैश परचेज है वो भी क्लास आप यहाँ पे ऐड करोगे। सेल जो है वो क्लास आप माइनस करोगे। सेल 1500 किया है बट बुक वैल्यू 2000 है, तो आपको बुक वैल्यू ही माइनस करना है हमेशा सेल्स की। तो ये आ गया क्लास 10 4 14 माइनस 2 12000। लेकिन मैं डैम श्योर हूँ ये दोनों क्वेश्चन जो है ना क्लास ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, अलग क्वेश्चन नहीं है। अलग हो गया तो ये आंसर हो गया, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, जो कि सेम ही है, तो हम कैसे करेंगे? मान लो ये 4 5 नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। ये एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्लास पीछे आपको, और ये देता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले पेमेंट टू स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आपने पेमेंट किया? 10,000। फिर कैश परचेज कितने का है? 4,000। सेल्स की बुक वैल्यू को माइनस करते हैं जो कि है 2,000। फिर इसमें ओपनिंग स्टॉक 6,000 का आप ऐड करोगे, जबकि क्लोजिंग स्टॉक आप क्या करोगे? माइनस करोगे कितने का? 5500 का, 5500 का। फिर आप या क्या करोगे? क्रेडिटर्स एंड का प्लस करोगे 2500, क्रेडिटर्स एंड का प्लस करोगे 2500, और बिगनिंग का 3500 माइनस करोगे। मैंने वही किया था ना, पहले देख लेना, एंड का प्लस होगा, बिगनिंग का माइनस होगा। फिर एडवांस जो है मैं एंड का प्लस करूंगा 5000, बिगनिंग का 1000 माइनस करूंगा। एडवांस, बिगनिंग का माइनस, एंड का प्लस, ये आ जाएगा आंसर। तो 14,000 तो यही हो गया, माइनस करोगे 2, प्लस करोगे 6, माइनस 5500 प्लस 2500 माइनस 3500 प्लस 5000 और माइनस 1000, ये आ गया क्लास 15,500। और ये क्लास आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो कैश परचेज है वो भी ऐड करना है और सेल्स को माइनस करना है। कौन सी वैल्यू सेल्स की माइनस करनी है? बुक वैल्यू, ठीक है। नाउ सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया क्लास के जितने भी लोग मेंबर काम करते हैं। अच्छा मान लो क्लास किसी एनपीओ में 5,000 मेंबर है और हर कोई 1,000 रुपए सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब 50 लाख रुपए आपका क्लास कहाँ पे चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो इनकम है, वो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, भूलना मत, ठीक है। अब इस बेसिस सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान समझना है क्लास। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी कैलकुलेशन ऑफ, ये रहा ना, लिखा तो वही रहा, सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी तुम्हें पैसा मिला है वो तो तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिख जाएगा, जी मेरे को जी इतना मिला है सब्सक्रिप्शन। उसमें 2 चीजें प्लस करते हैं, 2 चीजें माइनस करते हैं। कुछ ना हो अगर आप तो उसे हटा देना, बट बाकी यही 2 चीजें होती हैं। इन जनरल 2 चीजें होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जाना नहीं है इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का प्लस, याद है उसमें क्रेडिटर एंड का प्लस था, इसमें आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस और एडवांस बिगनिंग का प्लस, पहले से आप जानते थे। माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, माइनस करोगे एडवांस एट द एंड, जो ये बनेगा क्लास ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। कई बार लिखा रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव 50,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का 5,000 है तो हटा दो, 45,000 आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये 4 चीजें होती हैं, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस, बिगनिंग का माइनस, एडवांस बिगनिंग का प्लस, एंड का माइनस। जो बचेगा क्लास वो आपका कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। किस साइड क्लास? क्रेडिट साइड, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इस बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं क्लास। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, हमें मिला कितना है क्लास? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, ध्यान रखना एंड का है ना, एंड का 25,000 है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का 15,000 है, माइनस कर दो। एडवांस एंड का जो है वो माइनस कर दो 4,000, और एडवांस बिगनिंग का जो है वो 8,000 है, वो प्लस कर दो, खत्म, आ जाएगा आंसर। 1,25,000 माइनस करोगे 15,000, माइनस करोगे 4,000, प्लस करोगे 8,000, तो ये आ गया 1,14,000। ये 1,14,000 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम है। और ये जो 25,000 है बैलेंस शीट में एसेट, ये भी एसेट जाएगा। एडवांस क्या है क्लास? आपकी लाइबिलिटी, समय से पहले किसी ने दे दिया तो वो लाइबिलिटी है। तो ये हो गया क्लास आपका सब्सक्रिप्शन, और इसके साथ ये पूरा का पूरा एनपीओ का रिवीजन हो गया कंप्लीट। एनपीओ है बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत सारे सवाल इसके अंदर हैं बड़े बड़े।
तो आपको परेशान कर सकता है एनपीओ, क्योंकि थोड़ा टफ है ही, लेकिन जो सीयूईटी में पूछा जा सकता है वो मैंने सारा का सारा यहाँ वन शॉट में करा दिया। आई होप क्लास आप अप्रिशिएट करोगे। एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है उनको भी बनाना क्लास, और एनपीओ बहुत अच्छे से करा दिया। एग्जामिनेशन में कोई चिंता नहीं है, अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के अच्छे से याद करके जाना। ये नोट्स मैं एसपीसीसी ऐप और टेलीग्राम पे डलवा दे रहा हूँ, वहाँ से ले लेना और अच्छे से समझ के चले लेना। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। मैं बिफोर एग्जाम जो रिवीजन कराऊंगा ना क्लास यूट्यूब पे, उस रिवीजन के अंदर मैं इसको अच्छे से कवर कर लूंगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको मैं ध्यान रखूंगा, तो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।